हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। अंगचांग की चोटी की लड़ाई का ज्ञान हर दिशा में फैल गया था। लॉन्गचेन की ख्याति न केवल राजधानी बल्कि पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। व्यवहारिक रूप से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसका नाम नहीं जानता हो। यह युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से सच था। लांगचेन उनकी मूर्ति थी। जब भी उनका नाम लाया जाता, वे पूजनीय और ईर्ष्यालु होते। बेशक किसी भी दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, और निश्चित रूप से जीनियस को मार्शल पद पर होना जरूरी नहीं था। आप अन्य विशिष्टताओं में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब लॉन्ग चेन की लड़ाई को 10 दिन से अधिक का समय बीत चुका था। हालांकि इन कुछ ही दिनों में एक प्रतिभावान व्यक्ति हुआ था जिसने लॉन्ग चेन का इस्तेमाल लाखों सोने के सिक्कों का पागल लाभ बनाने के लिए किया था। वह व्यक्ति मूल रूप से सिर्फ एक मास्टर पेंटर था। हालांकि ऐसा व्यक्ति राजधानी के भीतर गरीबी की स्थिति में नहीं होगा। ऐसे पेशे को उच्च स्तर का नहीं माना जा सकता है। आय बल्कि अल्प थी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने लॉन्ग चेन की लड़ाई देखी, तो वह तुरंत घर लौट आया और 3 दिन और 3 रात बिना रुके 10 से अधिक परिष्कृत चित्र बनाने में बिताए। उन रेखाचित्रों में व्यक्ति बिल्कुल लॉन्ग चेन था। मूल रूप से लॉन्ग चेन काफी खूबसूरत थी और उसमें सहज आत्मविश्वास था। उस मास्टर चित्रकार की पृष्ठभूमि और प्रकाश अतिशयोक्ति के बाद, वह व्यावहारिक रूप से एक देवत्व की तरह दिखने के लिए रूपांतरित हो गया था। उनकी गोली की लड़ाई और उसके बाद की लड़ाई के दृश्यों को विशेष रूप से उनके द्वारा बेहद ज्वलंत और रोमांचक दिखने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। उन्हें बनाने के बाद, वह सीधे सबसे बड़ी छपाई कार्यशाला में गया। उसके बाद लांगचेन का एक बेहद प्रभावशाली चित्र राजधानी में उपलब्ध हो गया, और वे युवक और युवतियां इसके दीवाने हो गए। हजारों चित्र तुरंत बिक गए। कुछ लोग जो एक को छीनने में कामयाब नहीं हुए थे, उन्होंने पहले ही प्रिंटिंग वर्कशॉप का पीछा करना शुरू कर दिया था। सैकड़ों लोगों का पूरा स्टाफ लगातार काम कर रहा था, लेकिन इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। समय बीतने के साथ प्रिंटर वर्कशॉप को वास्तव में अधिक लोगों को काम पर रखना पड़ा, और केवल एक सप्ताह बीतने के बाद ही वे ज्यादातर मांग को पूरा करने में सफल रहे। लेकिन अगर इतना ही होता, तो उस मास्टर पेंटर की गिनती एक औसत व्यापारी के तौर पर ही होती। उनके पास एक शानदार योजना थी, और उसके बाद पहली पेंटिंग बिक गई थी। उन्होंने एक और जोड़ा। यह नया चित्र पहले से भी अधिक परिष्कृत था। इसने जो चित्रित किया वह और भी प्रभावशाली था, और यह एक अत्यंत महंगे पशु छिपाने वाले कागज पर छपा था। इसका मतलब है कि यह बिना लुप्त हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसे सीमित संस्करण कलेक्टर के आइटम के रूप में लोकप्रिय रूप से विज्ञापित किया गया था। बेशक, यह सीमित संस्करण कलेक्टर की ड्राइंग काफी कीमत पर बेची गई थी। लेकिन अनगिनत युवा इसे खरीदने आए, और बिक्री सकारात्मक रूप से चौंकाने वाली थी। लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस सीमित कलेक्टर की पेंटिंग के पर्याप्त बिकने के बाद, फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल नामक एक ग्राफिक उपन्यास चुपचाप बाजार में दिखाई दिया। वह कॉमिक उस दिन के दृश्यों का एक रिकॉर्ड था जिसमें तीसरी राजकुमारी की स्वीकारोक्ति, जिया बाइची की गोली की लड़ाई, हुआंग चांग ने लॉन्ग चेन को भड़काया, और हुआंग चांग के साथ लॉन्ग चेन की खूनी लड़ाई शामिल थी। वह पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से बखूबी व्यक्त की गई थी। चित्रों से लेकर ग्राफिक उपन्यास तक, उस चित्रकार और कार्यशाला ने मूल रूप से राजधानी के सभी युवाओं की जेबें खाली कर दीं। कुछ ही हफ्तों में, उन्होंने कम से कम लाखों सोने के सिक्कों का लाभ कमाया था। मूल रूप से गरीब चित्रकार तुरंत राजधानी के भीतर एक सेलिब्रिटी बन गया। लॉन्ग चेन के अलावा, वह शायद अब राजधानी में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। लॉन्ग चेन को इस मामले के साथ साथ राजधानी में हुई अनगिनत अन्य चीजों की जानकारी नहीं थी। कुछ हफ्तों के बाद, लॉन्ग चेन कुछ दिन पहले ही क्यूई संक्षेपण के 9वें स्वर के चरण में पहुंच चुका था। यह कहे बिना चला गया कि यह तेज गति उस जीवन और मृत्यु की लड़ाई से बिल्कुल संबंधित थी जो उसने हुआंग चांग के साथ की थी।
केवल जीवन और मृत्यु के परीक्षणों का अनुभव करके और उनके साथ आए दबाव का सामना करके ही आप अपने दाव हृदय को स्थिर और दृढ़ बना सकते हैं। और केवल तभी आपकी साधना गति बढ़ेगी बिना आपके साधना आधार को अस्थिर किए। वर्तमान में लॉन्ग चेन अपने फैंगफू स्टार में दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने के लिए अपने 9 चक्रवातों को अधिकतम करने के लिए जोर दे रहा था। जब तक उसका फैंगफू स्टार ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, वह रक्त क्यूई को बाहर निकालने और रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। तथाकथित रक्त संघनन क्षेत्र का नाम रक्त और क्यूई को संघनित करने के इरादे से रखा गया था। रक्त शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक था। केवल रक्त संघनन क्षेत्र में पहुंचकर ही आप एक सच्चे मार्शल कलाकार के रूप में गिने जा सकते हैं। आपने अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए वास्तविक ची परिचालित करके रक्त को संघनित किया। सभी विभिन्न खाद्य पदार्थ जो लोग अक्सर खाते हैं, वे शरीर के भीतर अशुद्धियों का निर्माण करते हैं। इसलिए, उन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए रक्त को परिष्कृत और संघनित करने की आवश्यकता थी, ताकि आपकी ताकत अधिक हो सके। लेकिन रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, आपको क्यूई संक्षेपण के 9वें स्वर के चरण के शिखर पर पहुंचना था। केवल आपके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को एक निश्चित स्तर तक संकुचित करके ही आपका क्यूई रक्त को रूपांतरित कर सकता है। इसने ब्लड क्यूई के नाम से जानी जाने वाली चीज को जन्म दिया। एक बार जब रक्त और ची संयुक्त हो गए, तो जो ऊर्जा निकली वह अकल्पनीय थी। साथ ही, यह काश्तकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत स्तर था। बूम! वर्तमान में, लॉन्ग चेन का फैंगफू स्टार बढ़ना शुरू हो रहा था। यह एक संकेत था कि वह रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। लॉन्ग चेन आनंदित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने जल्दबाजी में अपनी भावनाओं को स्थिर किया और धीरे धीरे अपने चक्रवातों को प्रसारित किया, लगातार ऊर्जा को अवशोषित किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। गलतियां नहीं हो सकती। थोड़ी सी भी त्रुटि एक प्रतिक्रिया का कारण बनेगी जो उसे घायल कर देगी, और यह बहुत संभावना थी कि उन 9 चक्रवातों में से कुछ जो वह बनाने में कामयाब रहे थे, टूट जाएंगे, जिससे उनका क्षेत्र गिर जाएगा। धमाका धमाका धमाका। उनका फैंगफू स्टार बार बार उछला। उसकी आध्यात्मिक ची लगातार संकुचित हो रही थी। इस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचने के बाद, लॉन्ग चेन ने जरा सा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उनका सारा ध्यान पूरी तरह से एकाग्र था। लेकिन लॉन्ग चेन ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी, वह यह थी कि ये विस्फोटक आवाजें पूरे 6 घंटे तक जारी रहीं, फिर भी उसके शरीर के भीतर कुछ भी नहीं बदला। क्या चल रहा है? इससे वह पूरी तरह दंग रह गए। यह स्थिति साहित्य में दर्ज की गई स्थिति से बिल्कुल अलग थी। यह निश्चित रूप से इतना कठिन नहीं होना चाहिए था। बैटल स्किल पवेलियन में उन्होंने खेती से जुड़े कई रिकॉर्ड खंगाले थे। जब ज्यादातर लोगों ने रक्त संघनन क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश की, तो आमतौर पर बेड़ियों की एक जोड़ी होती थी जो उन्हें रोकती थी। लेकिन जब तक उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ची थी, वे उन बेड़ियों को तोड़ने और रक्त संघनन की ओर बढ़ने में सक्षम थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास 2 या 3 बेड़ियां थीं जिन्हें रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तोड़ना पड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि आगे बढ़ने के लिए जितनी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक क्षमता होती है। लॉन्ग चेन ने शुरुआत में ही 9 बेड़ियों को तोड़ दिया था और वह खुशी से पागल हो गया था, यह सोचकर कि वह बिल्कुल अद्वितीय प्रतिभा होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक बंधनों को तोड़ा, लॉन्ग चेन की खुशी सदमे में बदल गई। उसे पता भी नहीं था कि इन 6 घंटों में उसने कितनी बेड़ियां तोड़ी हैं। उसने ठीक ठीक गिनती नहीं की, लेकिन यह निश्चित रूप से सैकड़ों में एक संख्या थी। इसने सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से उलट दिया। उसने जो रिकॉर्डिंग पढ़ी थी, उनमें अधिकतम 3 ही थीं। 6 घंटे हो चुके थे। यह कहना झूठ होगा कि वह अब नहीं डरता था। वे बेड़ियां अंतहीन आती रहीं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आप पर काबू नहीं पाऊंगा। लॉन्ग चेन ने अपने दांत पीस लिए। चूंकि यह पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुका था, आधे रास्ते को छोड़ देने से उसका खुद पर विश्वास ही टूटेगा। इसके अलावा, अगली बार जब उसने कोशिश की तो कम से कम 2 गुना मुश्किल होगा। वह केवल खुद को जारी रखने के लिए मजबूर कर सकता था।
पूरा दिन और रात बीत जाने के बाद लॉन्गचेन व्यावहारिक रूप से पागल हो गया था। जाने कितनी बेड़ियों को उसने तोड़ा है, वह पहले से ही सुनना था। अपनी दृढ़ता से भी वह हार मानने का मन करने लगा। यदि आप इसे नोवेल बिन नेट पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो खेद है कि आप जो सामग्री पढ़ रहे हैं वह चोरी हो गई है। उसे फैंगफू स्टार के बारे में कुछ संदेह भी होने लगे थे। क्या यह संभव था कि फैंगफू स्टार को डेंटियन के लिए एक सच्चे विकल्प की तरह नहीं माना जा सकता था? बूम! जब लॉन्गचेन का दिमाग पागल हो रहा था, उसका फैंगफू स्टार अचानक रोशनी से खिल उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आखिरकार सफल हो गया हो? उस विस्फोट के बाद उसका डेंटियन बढ़ गया। लॉन्गचेन अवाक रह गया जब अन्य 9 चक्रवातों के साथ धीरे धीरे एक और चक्रवात आया। उसने वास्तव में 10वां चक्रवात बनाया था। यह किस तरह का मजाक है? लॉन्गचेन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कुल मिलाकर केवल 9 चक्रवात नहीं हो सकते थे, जो क्यूई संक्षेपण के 9 स्वर्गीय चरणों का प्रतिनिधित्व करते थे? अब क्या चल रहा था? इस पूरे दिन की पीड़ा के बाद रक्त संघनन से टूटे बिना, वह वास्तव में 10वें चक्रवात के रूप में समाप्त हो गया था। क्यूई संक्षेपण के 9 स्वर्ग चरण थे। यह कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए सच हो गया था। खेती की दुनिया के अनगिनत शैतानों के बीच भी ऐसा कोई नहीं था जिसने 10 चक्रवातों को संघनित करने के बारे में सुना हो। जिसके साथ भी ऐसा हुआ होगा वह दंग रह जाएगा। लॉन्गचेन कोई अपवाद नहीं था। उसने अपने शरीर में उन 10 चक्रवातों को मूर्खता से देखा और कुछ भी कहने में असमर्थ रहा। लॉन्गचेन ने अचानक देखा कि 10वें चक्रवात के प्रकट होने के बाद उसके अन्य चक्रवात धीरे धीरे बड़े होने लगे। हालांकि यह बेहद धीमा था, लेकिन वे निश्चित रूप से विस्तार कर रहे थे। शुरुआत में जो भी आकार का चक्रवात बना, उसे हमेशा के लिए अपना निर्धारित आकार मान लिया गया। वह भी सिर्फ सामान्य ज्ञान था। क्या यह 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट के कारण हो सकता है? लॉन्गचेन केवल इन विसंगतियों को 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है। अब जबकि उसने उस तकनीक में साधना कर ली थी, उसका पूरा साधना पथ मानक से भटक गया था। उन्होंने उन्हें देखा क्योंकि वे 1 घंटे से भी कम समय में धीरे धीरे आकार में दुगुने हो गए। वे अब लगभग 1 फुट चौड़े थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। लॉन्गचेन जानता था कि उसके चक्रवातों का आकार जितना बड़ा होगा, यह उसके लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा। वे जितने बड़े थे, उतनी ही तेजी से वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता था। युद्ध के दौरान उसे इतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, और उसकी पुनर्प्राप्ति गति बहुत अधिक होगी। लेकिन अभी जो हुआ उससे वह अभी भी डरा हुआ था। मूल रूप से, आज कुछ उत्सव होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय, वह चिंतित था। 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट बहुत ही अजीब था। क्यूई संक्षेपण के 7वें स्वर्ग के चरण में, वह हुआंग चांग से लड़ने के लिए एक पूरे प्रमुख क्षेत्र और इसके छोटे स्थानों को कूद सकता है जो रक्त संघनन के 7वें स्वर्ग के चरण में था। वह पहले से ही एक अत्यंत भयावह युद्ध शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट एक अंतहीन खजाने की तरह था। अब तक उन्होंने इसके बारे में जो कुछ भी जाना था, वह हिमशैल का सिरा मात्र था। और फिर भी, बस उस टिप में प्रसन्नता और भयावहता थी। यहाँ तक खुद लॉन्गचेन को भी अपने भविष्य के लिए उच्च उम्मीदें और डर दोनों थे। यह बहुत ही विरोधाभासी अनुभूति थी। यह तथ्य कि उसके पास 10 चक्रवात थे निश्चित रूप से उसके जीवन के भय के कारण प्रकट नहीं हो सका। इस तरह की उद्दंड तकनीक कुछ ऐसी थी जिससे हर कोई ईर्ष्या करेगा। जब वह भविष्य में लड़े, तो निश्चित रूप से पिछली बार की तरह विस्फोटक तकनीकों का उपयोग नहीं कर सके और 10 चक्रवात प्रकट कर सकें। लेकिन लॉन्गचेन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अनिश्चित था वह यह था कि 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट के क्यूई संघनन क्षेत्र में कितने चक्रवात बन सकते हैं। एक और, यह कहना संभव था कि उसके पास जितने अधिक चक्रवात होंगे, उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर वह अगले दायरे में आगे नहीं बढ़ा, तो उसकी युद्ध क्षमता वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर तुम्हारे पास 10,000 गायें भी हों, तो भी वे एक बाघ को नहीं हरा सकेंगे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि वह कितने खतरे में था। वह यह भी नहीं बता सकता था कि इस समय उसके दुश्मन कौन हैं।
पता नहीं कब वे बाहर निकलेंगे और उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। उसे जल्दी से अपनी खेती का आधार बढ़ाना था। उसके शरीर के भीतर के चक्रवातों को देखकर जो अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वह आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। शायद मिश्रित भावनाओं का यही मतलब था। लांगचेन अब आज खेती जारी नहीं रखना चाहता था। जो भी हो, वह जिस वर्तमान मनोदशा में था, वह अब साधना के लिए उपयुक्त नहीं था। उसे खुद को एडजस्ट करना पड़ा। अचानक उसके पेट से जोर की गड़गड़ाहट हुई। अब उसे पता चला कि उसने आज कुछ भी नहीं खाया है। अपना दरवाजा खोलकर उसने ताजी हवा की सांस ली। यह देखते हुए कि दोपहर हो चुकी थी, उसने बाओएर को उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए चिल्लाया। वह इस समय अपनी मां को देखकर थोड़ा डर गया था, इसलिए वह चुपके से चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाओएर ने इसका पता लगा लिया है और उसके लिए दोपहर का भोजन लाकर हंसे। उसने सफेद कटे हुए चिकन की एक प्लेट, मछली की एक प्लेट, सब्जियों के 2 व्यंजन और एक कटोरी सूप खाया। यह सरल और समृद्ध दोनों था। खत्म करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि उनका मूड काफी हद तक सुधर गया है। 9 स्टार हेगमन बॉडी आज से उनकी जलन भी काफी कम हो गई थी। यंग मास्टर, कोई आपको ढूंढ रहा है। यह कौन है? लॉन्गचेन से पूछा। मैं नहीं जानता। आपको जाकर देख लेना चाहिए। तुमने देखा कि तुम खुशी से खा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। बाओएर हंसे। लॉन्गचेन भी हंस पड़ी। अब जबकि लंबा परिवार अमीर और खुश था, बाओएर थोड़ा शरारती होने लगा था। उसने मेहमानों को ठंडा कंधा देने की हिम्मत भी की। अतिथि कक्ष में पहुंचकर लॉन्गचेन यह देखकर बिल्कुल चौंक गया कि यह व्यक्ति उसे खोजने आया था। अध्याय 52 फंसे पक्षी। अनुवादक बोर्न टू बी। 7वां राजकुमार। लॉन्गचेन ने वास्तव में कभी नहीं सोचा होगा कि 7वां राजकुमार उसे इस तरह खोजने आएगा। इंपीरियल कॉलेज में उस अप्रिय क्षण के बाद उनकी आगे कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन चूंकि 7वां राजकुमार चुयाओ का सच्चा मांस और खून का छोटा भाई था, लॉन्गचेन ने भी पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा खेद महसूस किया। भविष्य में वह उसका साला होगा। भाई लॉन्ग, आपको मुझे चू फैंग कहना चाहिए, 7वें राजकुमार ने जल्दबाजी और सम्मानपूर्वक कहा। उन्होंने अपने पुराने बॉस और दबंग से बिल्कुल अलग अभिनय किया। लॉन्गचेन ने चू याओ से सीखा था कि चू फैंग वास्तव में एक बुरा व्यक्ति नहीं था और उसने केवल खुद को बचाने के लिए एक घमंडी मूर्ख की तरह काम करने की पूरी कोशिश की। यह सब खुद को जिंदा रखने के लिए था। मुझे पिछली बार के लिए खेद है। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया और चू फैंग को कंधों पर थपथपाया। यह भाई लॉन्ग की गलती नहीं थी। चू फैंग बहुत विनम्र और स्पष्टवादी थे। 2 कप चाय डालते हुए, लॉन्गचेन ने एक कप चू फैंग को दिया और पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस बार, चू फैंग ने अपने शाही कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन सिर्फ कुछ कढ़ाई वाले लबादे पहने थे जो एक कुलीन बेटे के समान थे। ब्रदर लॉन्ग, दिस। चू फैंग ने 1-2 बार अपना मुंह खोला, लेकिन वह नहीं कह सका कि वह क्या चाहता है। बस यह कह दो। चू फैंग हिचकिचाए और गहरी सांस ली। महारानी डोबगर ने आज घोषणा की कि वह मेरी बड़ी बहन की शादी जिया चांगफेंग से कर रही है। उन्होंने 1 अक्टूबर की तारीख तय की है। हालांकि लॉन्गचेन इस खबर को सुनने के लिए पहले से ही तैयार था, उसका खून बढ़ गया और उसके हाथ में चाय का प्याला बिखर गया, चाय के छींटे उसके ऊपर बिखर गए। न केवल उसकी आंखों में हत्या का इरादा गड़गड़ा रहा था, बल्कि पूरा कमरा तुरंत बर्फीला ठंडा हो गया था। चू फैंग कांपने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वर्तमान लॉन्गचेन एक क्रोधित जंगली जानवर की तरह लग रहा था। यह ऐसा था जैसे वह कभी भी विस्फोट कर सकता है और किसी की जान ले सकता है। उसका मारने का इरादा इंपीरियल कॉलेज में उस समय की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत था। क्या आपको यकीन है? लॉन्गचेन ने अपने दांत पीस लिए। चू फैंग ने सिर हिलाया। लॉन्गचेन के दबाव में उसके लिए बोलना भी मुश्किल था। लॉन्गचेन अतुलनीय रूप से क्रोधित था। उसने सबके सामने चू याओ से पहले ही वादा कर दिया था कि वह उसकी औरत है। उन्होंने चू याओ के साथ प्रस्ताव को मजबूर करने के लिए ग्रैंडमास्टर युन क्यूई के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसे साम्राज्य डाउजर को पर्याप्त चेहरा देने के रूप में गिना जा सकता है।
उसने उसे एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने का एक आसान तरीका दिया था क्योंकि वह इसे उसके लिए बहुत शर्मनाक नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उसने वास्तव में उसके अच्छे इरादों की पूरी तरह से अवहेलना की। उसने ग्रैंडमास्टर यूक्यूई के चेहरे को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के चू याओ से जिया चांगफेंग से शादी कर ली। भाई लॉन्ग, मेरी बड़ी बहन ने कठिनाई और अकेलेपन का जीवन जिया है। उसने हमेशा अपने आप को ठीक से संचालित किया है, लेकिन मैं उसकी गुप्त स्थिति के बारे में जानता हूँ। अगर उसकी शादी जिया चांगफेंग से होती है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। तो, भाई लॉन्ग, मैं आपसे मेरी बड़ी बहन को बचाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। चू फैंग वास्तव में आंसू बहाने लगा, और यह कहने के बाद, वह धीरे धीरे लॉन्ग चेन के सामने घुटने टेक दिए। अरे, पहले ही उठ जाओ। लॉन्ग चेन ने चू फैंग को ऊपर खींचा। चूंकि मैंने पहले ही एक वादा किया है, तो मृत्यु में भी मैं इसे निभाऊंगा। चिंता मत करो। यह सुनकर चू फैंग बेहद प्रभावित हुए। अपना पूरा जीवन शाही महल में बिताने के बाद, विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके पास कभी नहीं थी। यदि आप इसे नोवेल बिन नेट पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो खेद है कि आप जो सामग्री पढ़ रहे हैं वह चोरी हो गई है। चू याओ ने काफी समय से महल नहीं छोड़ा है। क्या वह घर में नजरबंद है? लॉन्ग चेन से पूछा। चू फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, जब से वह पिछली बार लौटी है, तब से वह महल के भीतर ही कैद है। साम्राज्य डाउजर ने उसे एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दिया। लॉन्ग चेन का चेहरा राख हो गया था। ऐसा लगता था कि साम्राज्य डाउजर ने ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के बारे में बकवास नहीं की। वह पुराना बी तारांकन टीसीएच बेहतर उसका इंतजार करे। क्या आप उसे देखने जा सकते हैं? लॉन्ग चेन से पूछा। मैं कर सकता हूँ। साम्राज्य दहेज ने केवल उसे छोड़ने के लिए मना किया, लेकिन वह अभी भी दूसरों को देख सकती है। उसके भाई के रूप में, वे मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं करते, चू फैंग ने उत्तर दिया। फिर, यह अच्छा है। अक्टूबर में अभी 1 महीना बाकी है। काफी समय है। वायुन पवेलियन की वार्षिक नीलामी अब से 3 दिन बाद होगी। मैं उसके शरीर में समस्या को हल करने के लिए स्टारफ्यूजिंग ग्रास प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे कहो कि मेरा इंतजार करे। उसे कुछ भी बेवकूफी मत करने दो। चू फैंग बहुत खुश हुए। उन्होंने लांग चेन को 1000 बार धन्यवाद दिया और माफी मांगी। कुछ लांग चेन पूरी तरह से अप्रयुक्त था। चू फैंग, मुझे अपना डेंटियन देखने दो। लॉन्ग चेन थोड़ा संदिग्ध था और उसने अपना हाथ चू फैंग के कंधे की ओर बढ़ाया। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ची को अपने डेंटियन में भेजा। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ अजीब मौजूद था। हालांकि चू फैंग के डेंटियन को चू याओ की तरह बंद नहीं किया गया था, लेकिन उसके डेंटियन के आध्यात्मिक रूट पर एक अजीब अस्तित्व था। यह इतना छोटा था कि इसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। अगर लॉन्ग चेन को शक नहीं होता, तो शायद वह चूक गया होता। पकड़ने की कोशिश करो। लॉन्ग चेन ने चू फैंग के शरीर में भेजी आध्यात्मिक क्यूई को बढ़ाया। चू फैंग ने महसूस किया कि उसके पेट में एक पल के लिए चोट लगी है और उसमें से खून की एक छोटी सी फुहार निकली। लॉन्ग चेन के हाथ में एक छोटी पंख वाली सुई दिखाई दी। अंडरवर्ल्ड पंख पिन। कितना शातिर है। यह अंडरवर्ल्ड फेदर पिन वास्तव में एक प्रकार के यांग जहर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। अंदर एक यिन जहर था जो यांग के जहर को दूर कर सकता था। किसी को ठीक करने के लिए दोनों जहर एक दूसरे को बेअसर कर देंगे। लेकिन जब इसे एक स्वस्थ व्यक्ति के डेंटियन में रखा गया, तो डेंटियन की स्पिरिट रूट उसके यिन जहर से खराब हो जाएगी, जिससे इसकी खेती करना असंभव हो जाएगा। एक बार फिर चू फैंग के डेंटियन की जांच करने के बाद, लॉन्ग चेन सांस रोके नहीं रह सका। यिन जहर द्वारा इतने लंबे समय तक जीर्ण होने के बाद, चू फैंग की स्पिरिट रूट पहले ही गिर चुकी थी। अन्यथा, उसकी प्रतिभा चू याओ से इतनी हीन नहीं होती। मैंने अब तुम्हारे शरीर से इस जहरीली सुई को निकाल दिया है। इसका मतलब है, आप अभी से साधना करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपको इसे गुप्त रखना होगा। यहाँ कुछ आभा छुपाने वाली गोलियां हैं। हर 7 दिन में एक लो और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लॉन्ग चेन ने चू फैंग को एक जेड की बोतल सौंपी।
जब लॉन्ग चेन के पास खाली समय होता, तो वह कुछ अन्य यादृच्छिक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करता। इस तरह की गोलियों से उसे कट लगाने में काफी मदद मिली। लेकिन लॉन्ग चेन चू फैंग को यह बताने के लिए सहन नहीं कर सका कि उसकी स्पिरिट रूट बुरी तरह खराब हो गई है। रक्त संघनन क्षेत्र शायद उसका शिखर होगा। साथ ही साथ जब उसे यह पछतावा हुआ, तो उसे शाही घराने से और भी अधिक घृणा होने लगी, जो मानव वेश में सिर्फ बाघ थे। मैं अब खेती कर सकता हूँ। चू फैंग को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि वह जन्मजात अपंग था। वह बेतहाशा खुश हुआ। लॉन्ग चेन इस तरह के मूड को समझ सकता था। उसे एक अपंग का नाम भी दिया गया था जो एक अवसर प्राप्त करने में कामयाब रहा था। हाँ, लेकिन इसे सभी से छुपाना याद रखें, लॉन्ग चेन को चेतावनी दी। हालांकि वह जानता था कि वह और चू याओ पहले से ही बेहद सावधान थे, फिर भी वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई गलती न हो। चू फैंग को विदा करने के बाद, लॉन्ग चेन अपने ही विचारों में डूब गया। चू याओ और चू फैंग की स्थिति ने उन्हें उनकी अपनी दुर्दशा की याद दिला दी थी। हालांकि, वह और भी दुखद स्थिति में था। उसकी आत्मा की जड़, आत्मा की हड्डी, और आत्मा का लहू सब चुरा लिया गया था। हालांकि तरीका वही नहीं था, क्या उसके खिलाफ भी साजिश नहीं रची गई थी? उनके अपने पिता फीनिक्स क्राई एम्पायर के चोटी के विशेषज्ञ थे। पिता के कारण वह अपंग हो गया था। पिछली बार, जब उसने चू याओ के साथ बातचीत की थी तो उसने उसे एक नाम बताया था, मार्केस यंग। फीनिक्स क्राई एम्पायर के 3 महान विशेषज्ञ मार्क्विस यंग, मार्क्विस वू और लॉन्ग चेन के पिता द बॉर्डर सेपरेशन मार्क्विस थे। उन्हें फीनिक्स क्राई के 3 महान स्तंभ कहा जाता था। 1. सीमा दमन मार्क्विस ने जंगली सीमा के बर्बर जनजातियों के खिलाफ पहरा दिया। मार्किस वू ने दक्षिणी सीमा की रक्षा की। केवल मार्किस यंग ही हमेशा राजधानी के भीतर रहा। चू याओ के अनुसार, सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को मार्किस यंग द्वारा मार्शल आर्ट सिखाया गया था। अब, लॉन्ग चेन को लगा कि यह मार्क्विस यंग वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू याओ की स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके जैसे बाहरी व्यक्ति ने पहली बार ही ध्यान दिया था जब उन्होंने मारपीट की थी। फीनिक्स क्राई एम्पायर के चोटी के विशेषज्ञ के रूप में, मार्किस यंग नोटिस करने में कैसे विफल हो सकते थे? चूंकि वह जानता होगा और उसने कुछ नहीं कहा था, इसलिए संभावना थी कि उसने इसमें भाग लिया था। वास्तव में, शायद उन्होंने ही ऐसा किया था। यदि वह था जिसने चू याओ के अंदर उन विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीजों को रखा था, तो क्या यह संभव था कि मार्किस यंग भी उसकी साधना क्षमता को चुराने वाला था? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या यह सिर्फ उन्हें बर्बाद करने के लिए था? या कोई बड़ी वजह थी? ये सारे सवाल लॉन्ग चेन के दिमाग में घूमने लगे, जिससे उसका सिर फटने लगा। लेकिन उसके पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। जो कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोमड़ी कितनी चालाक है, उन्हें किसी न किसी बिंदु पर अपनी पूंछ दिखानी ही होगी। मुझे एक सच्चा शिकारी बनने की जरूरत है ताकि जब वे खुद को प्रकट करें, तो यह मैं नहीं होगा जो शिकार है। इस निष्कर्ष पर आने के बाद, लॉन्ग चेन ने अब उन सवालों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी मां के पास जाने की हिम्मत किए बिना अपने कमरे में लौटते हुए, उन्होंने सीधे एकांत में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने चक्रवातों को प्रसारित करना शुरू किया, वह कूद गया, लगभग छत से टकरा गया। यह बहुत हास्यास्पद है, लॉन्ग चेन ने अपने डेंटियन में देखा। उसके 10 चक्रवातों का बढ़ना अब बंद हो चुका था, लेकिन हर चक्रवात पहले ही 1 मीटर की भयानक परिधि तक पहुंच चुका था। यह वाकई चौंकाने वाला था। वे पिछले चक्रवातों की तुलना में बिल्कुल अलग आकार के थे। उनके धीमे परिसंचरण के तहत, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई उसके फैंगफू स्टार में भर गई। यह गति पहले से कम 100 गुना अधिक थी। वह हैरान भी था और खुश भी। लेकिन कुछ समय के लिए साधना करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या थी। वे 10 चक्रवात 10 विशाल नालों के समान थे जो आध्यात्मिक ची को सोख लेते थे। आसपास की आध्यात्मिक क्यूई 10 चक्रवातों के अवशोषण की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थी, जिससे हवा में आध्यात्मिक क्यूई पतली हो गई। वह जो कुछ करने में सक्षम होना चाहिए उसका केवल 10वां हिस्सा अवशोषित कर रहा था।
नहीं, मुझे खेती करने के लिए कहीं और खोजना होगा। उसी रात, लॉन्गचेन ने अपनी आभा को ढक लिया और चुपके से शहर छोड़ दिया। विंचेजिंग स्टेप्स का उपयोग करते हुए, वह धुएं के एक छोटे से टुकड़े की तरह था जो सीधे सनसेट माउंटेन की ओर जाता था। सूर्यास्त पर्वत रात में पूरी तरह शांत था। दृश्य वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन लॉन्गचेन इसे फिर से देखकर कुछ हद तक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वो पहली बार मेंकी के साथ यहाँ आया था। उसकी संपूर्ण सुंदरता और उसकी उस कोमल दृष्टि के बारे में सोचते हुए, उसका दिल उत्तेजित हो गया। दूसरी बार वह चुहियाओं के जाल में फंसने के दौरान आया था। उसकी बदले की भावना कोमल आकर्षण में बदल गई। अब, मेंकी किसी अज्ञात दूर स्थान पर थी। उसे नहीं पता था कि वह कैसे कर रही थी। शायद वो उसे पहले ही भूल चुकी थी। वह बकवास भाईशी भी था जिसने उसे लगभग मार डाला था। उस मूर्ख के बारे में सोचते ही वह आग बबूला हो उठा। मानो वह अहंकारी आकृति फिर से उसके सामने प्रकट हो गई हो। मेंकी बहुत दूर था, चुयाओ घर में नजरबंद था, और वह बिल्कुल अकेला था। वह केवल क्रूर वास्तविकता थी। शक्ति के बिना जीवन को सजीव नहीं कहा जा सकता, यह मुश्किल से जीवित रहने का प्रबंध कर रहा था। अगर आपको शान से जीना है तो आप में मेल खाने वाली ताकत होनी चाहिए। वह हकीकत थी। अपने चारों ओर के दृश्यों को देखते हुए, लॉन्गचेन ने एक गहरी सांस ली। एक विशाल शिला पर कमल शैली में बैठकर उन्होंने धीरे से अपने चक्रवातों की परिक्रमा की। जिस समय एक अगरबत्ती को जलने में समय लगता था, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक क्यूई भी इतनी पतली हो गई थी कि वह ऊपर नहीं रह सकती थी। लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ची उसके घर की तुलना में कम से कम दोगुनी सघन थी, इसलिए उसने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं किया था। 2 दिन बाद जब प्रकाश की पहली किरण पूर्व से आई, तो लॉन्गचेन के शरीर से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ रहा था। उन्होंने वास्तव में एक बार फिर चक्रवात को संघनित किया था। 11 चक्रवात। यह 9 स्टार हेगमन बॉडी आर्ट कितने चक्रवातों को संघनित कर सकता है? अपने शरीर में चक्रवातों को एक बार फिर से बढ़ता देख, लॉन्गचेन खुद को चिंतित किए बिना नहीं रह सका। ये बिल्कुल पागलपन था। यदि उसने केवल चक्रवातों को संघनित करना जारी रखा, तो वह वास्तव में पागल हो सकता है। जैसे ही वह घर लौटा, लॉन्गचेन ने इसके बारे में सोचा और पहले कई औषधीय सामग्री प्राप्त करने के लिए कीमियागर गिल्ड की यात्रा करने का फैसला किया। घर पहुंचकर उन्होंने अपने सामने औषधीय सामग्री की व्यवस्था की। एक तरह की प्रत्याशा ने उसे भर दिया। यह उनके लिए अपनी नई पिल फ्लेम का परीक्षण करने का समय था। अध्याय 53 मांस की हड्डी की बहाली की गोली। अनुवादक, बोर्न टू बी। टकराना। धीरे धीरे वापस शांत होने से पहले उसकी गोली भट्टी हिंसक रूप से हिल गई। भट्टी का ढक्कन खोलने पर प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण निकली। गोली भट्टी के अंदर एक मोती जैसी औषधीय गोली थी। उच्च ग्रेड औषधीय गोली। उसने आखिरकार एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर लिया था। लो ग्रेड पिल्स को पिल फ्रेग्रेंस, मिड ग्रेड पिल्स को उनके पिल लाइंस और हाई ग्रेड पिल्स को उनके प्रभामंडल ऑफ लाइट से जज किया गया। वह प्रकाश औषधीय ऊर्जा के गोली के भीतर मजबूती से बंद होने का संकेत था। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई के अलावा, फीनिक्स क्राई के भीतर निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति नहीं था जो एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सके। प्रकाश अभी भी थोड़ा फीका है। सबसे अधिक संभावना है कि पिल फ्लेम पर मेरा नियंत्रण अभी भी सही नहीं है। लेकिन खामियों की कमी इसे उच्च श्रेणी का बनाने के लिए पहले से ही काफी है। लॉन्गचेन इस उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को देखकर गर्व से भर गया। उस गोली को फ्लैश बोन रेस्टोरेशन पिल कहा जाता था। सूत्र उनकी पिल गॉड मेमोरीज से आया था। हालांकि यह सिर्फ दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली थी, लेकिन गोली का फॉर्मूला इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुका था। लॉन्गचेन के पास जो था वह अपने आप में अनूठा था। उन्होंने ध्यान से उस उच्च श्रेणी की मांस की हड्डी की बहाली की गोली के साथ साथ शेष निम्न श्रेणी की गोली को भी एकत्र किया। उन्होंने पूरी रात रिफाइनिंग में बिताई थी और इस प्रक्रिया में खुद को थोड़ा थका लिया था। बोर होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे।
लॉन्गचेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी थकी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस पा लिया। बीस्ट फ्लेम को परिष्कृत करने के बाद उसकी पिल फ्लेम 10 गुना अधिक मजबूत हो गई थी। लेकिन इसे नियंत्रित करना उनकी आत्मा के लिए बहुत थका देने वाला था। यह उसके बीस्ट फ्लेम से बहुत परिचित न होने के कारण भी था। इस प्रकार टोल और भी अधिक था और उसे आराम करने की आवश्यकता थी। जैसे ही प्रकाश की पहली किरण राजधानी पर पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। नाश्ता करने के बाद लॉन्गचेन उन औषधीय गोलियों को लेकर आया जिन्हें उसने सीधे हुयुन पवेलियन में परिष्कृत किया था। आज उनकी वार्षिक नीलामी की आरंभ तिथि थी, लेकिन नीलामी दोपहर में ही शुरू होगी। इस तरह की बड़ी नीलामी 3 दिनों तक चलती रही, इसलिए वहां पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं था। लॉन्गचेन आने वाले पहले मेहमान थे। वायुन मंडप शहर के उत्तरी भाग में स्थित था, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों से भी आप सैकड़ों मीटर ऊंची एक राजसी इमारत देख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने हुयुन मंडप के लाउंज में प्रवेश किया, 4 सुंदर युवतियां उनका अभिवादन करने आईं। स्वागत है श्रीमान, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ओह, उन युवतियों को मेहमानों का स्वागत करने की आदत थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह लॉन्गचेन है, तो वे सभी चौंक कर रोने लगीं। लॉन्गचेन उस पर हैरान था। उसने अपने कपड़े चेक किए, लेकिन उसने यहाँ आने से ठीक पहले कपड़े बदले थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अरे, यह सुबह सुबह इतना शोर क्या है? क्या आप अपना सारा प्रशिक्षण भूल गए? आह, यंग मास्टर लॉन्गचेन। थोड़ी देर हो गई, फूगुई, लॉन्गचेन हंसा। यही वह व्यक्ति था जिसने लॉन्गचेन को नीलामी का निमंत्रण भेजा था। इतने समय के बाद भी लॉन्गचेन को अपना नाम याद रखने का कारण यह था कि यह कितना अजीब था। यह एक तरह का नाम था जो अमीर परिवार अपने पालतू जानवरों को देते थे। लेकिन जो भी हो, यह फुगुई दूसरों को मिलते ही अपना नाम याद दिलाने में सफल हो गया था। यह कहने के लिए पर्याप्त था कि वह एक उल्लेखनीय विक्रेता थे। एक फुगुई खुश थी कि लॉन्गचेन आ गया था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने 3 कोटे पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। एक घुमंतू शूरवीर को दिया गया था जिसकी शक्ति खराब नहीं थी। दूसरा एक अमीर व्यापारी को दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे नीलामी का समय नजदीक आया, उसे पता चला कि उन दोनों को किसी भी चीज की नीलामी करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह संभावना थी कि उसका सारा काम बेकार चला गया था। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था जो वह कर सके। आखिरकार, उन सभी उच्च श्रेणी के ग्राहकों को पहले ही उच्च अधिकारी द्वारा खींच लिया गया था। तो, अब फुगुई ने अपनी सारी उम्मीद लॉन्गचेन पर रख दी थी। लेकिन जब से लॉन्गचेन को उनका निमंत्रण मिला था, तब से उन्होंने उनसे दोबारा कभी संपर्क नहीं किया। फुगुई पहले ही निराशा से भर चुकी थी कि आज नीलामी शुरू हो रही थी। उसने सोचा था कि इस साल उसे कोई मुनाफा मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन अब लॉन्गचेन के आने को देखकर वह जल्दी से उत्साहित हो गया। यंग मास्टर लॉन्गचेन, मुझे वास्तव में लगा था कि आप इस मामले को भूल गए हैं, फुगुई ने उत्साह से हंसते हुए कहा। हाहा, मेरा बुरा, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। वैसे, मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। अपने मूल्यांकन को कॉल करें और नीलामी के बारे में बात करें। आखिरकार, हम इसे थोड़ा और काट रहे हैं, लॉन्गचेन हंसा। अच्छा, मेरे साथ युवा मास्टर लॉन्गचेन आओ। फुगुई को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि लॉन्गचेन नीलामी के लिए चीजें लाई थी। वह उसे जल्दी से अंदर ले आया। शेष 4 युवतियां लॉन्गचेन को मूर्खता से देख रही थीं, इस हद तक कि वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। स्वर्ग, मैंने वास्तव में किंवदंतियों के एक व्यक्ति को देखा। यह साम्राज्य की नंबर 1 जूनियर पीढ़ी है। वह छूने के काफी करीब था।